अक्सर ना हम लोग ये मान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या कूटनीति या फिर कह लें कि ये युद्ध जैसी चीजें किसी बहुत दूर बिछी हुई शतरंज की बिसात पर खेली जा रही हैं। बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता है कि उन भारी भरकम वैश्विक खबरों का हमारे आपके आम जनजीवन से क्या ही लेना देना होगा। लेकिन जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए। जी बताइए। कोई इंसान अपने महीने भर का बजट बना रहा हो, या परिवार में किसी शादी के लिए सोने के गहने खरीदने की योजना हो, या फिर मान लीजिए गर्मियों की छुट्टियों के लिए कोई विदेश यात्रा की टिकट बुक करनी हो। अच्छा। और तभी अचानक ये खबर आए कि पश्चिम एशिया के किसी दूर दराज इलाके में चल रहे तनाव ने आपकी इन सारी योजनाओं पर ब्रेक लगा दिया है। आहा। आज के इस गहन विश्लेषण में हम ठीक इसी पूरी श्रृंखला को डिकोड करने वाले हैं। और सच कहूं तो आज की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी यही है। मतलब अलग अलग दिशाओं से आ रही समाचार रिपोर्टों, आर्थिक आंकड़ों और हाल ही में आए कुछ बेहद दिलचस्प राजनीतिक बयानों को जोड़कर एक साफ तस्वीर उकेरी जाए। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, जब हम समाचार पढ़ते हैं तो विमानन कंपनियों के घाटे को एक पन्ने पर देखते हैं और अर्थव्यवस्था या महंगाई की खबरों को दूसरे पन्ने पर। सही बात है, वो अलग अलग खाने में बटे होते हैं। हाँ, लेकिन असल में ये सब एक ही धागे से बंधे हुए हैं। दुनिया के एक हिस्से में गिराया गया बम दूसरे हिस्से में आपकी सब्जियों के दाम कैसे तय कर रहा है, ये समझना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। और ये धागा कितना उलझा हुआ है ना, इसकी परतें आज हम खोलेंगे। इस विश्लेषण में हम प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों से की गई खर्च कटौती या जिसे अंग्रेजी में हम ऑस्टेरिटी कहते हैं, उस अपील की आर्थिक पृष्ठभूमि को समझेंगे, जो 10 मई वाली अपील थी। बिल्कुल। और ये भी देखेंगे कि कैसे एयर इंडिया अपनी उड़ानें कम करने पर मजबूर है, हमारी मैक्रो इकोनॉमी पर बढ़ता दबाव और रोजमर्रा के बजट को कैसे निगल रहा है। और फिर हम उस चौंकाने वाले वैचारिक मोड़ पर भी बात करेंगे। हाँ, वही जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की तरफ से पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखने का सुझाव आया है। बिल्कुल, वो बहुत अहम बिंदु है। तो चलिए इस उलझी हुई डोर का पहला सिरा पकड़ते हैं और शुरुआत करते हैं आसमान से। विमानन क्षेत्र या एविएशन सेक्टर में इस वक्त जो उथल-पुथल मची है वो सच में अभूतपूर्व है। अगर हम आंकड़ों की गहराई में जाएं तो स्थिति की गंभीरता का अंदाजा होता है। पता है, एयर इंडिया ने अपनी कुल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में से 27% की कटौती कर दी है। 27%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, इसका सीधा मतलब है कि जून से अगस्त के बीच हर हफ्ते लगभग 145 उड़ानें आसमान में नहीं जाएंगी। बाप रे। और अगर हम सिर्फ उत्तरी अमेरिका यानी अमेरिका और कनाडा जाने वाली उड़ानों की बात करें तो वहां 39% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। मतलब हफ्ते में 51 उड़ानों की जगह अब सिर्फ 33 उड़ानें संचालित हो रही हैं। तो मतलब दिल्ली से जो सीधी फ्लाइट्स जाती थीं, उन पर असर पड़ा है? बिल्कुल। दिल्ली शिकागो, दिल्ली न्यूयॉर्क और मुंबई न्यूयॉर्क जैसे सबसे व्यस्त और अहम रूट भी अस्थायी रूप से रोक दिए गए हैं। हाँ। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दक्षिण पूर्व एशिया और सार्क देशों की तरफ जाने वाली उड़ानों में भी 57% की भारी कटौती हुई है। तो ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे हमारे रोजमर्रा के हाईवे का कोई मुख्य पुल अचानक टूट जाए। बहुत सही उदाहरण है ना? हाँ। अब मंजिल तक पहुंचने के लिए एक बहुत लंबा चक्कर लगाकर जाना ही आपके पास एकमात्र विकल्प बचा है। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। जिस छोटे और वैकल्पिक रास्ते से जाने की सोची जाए, वहां के निवासियों ने बैरिकेड लगाकर एंट्री ही बैन कर दी हो। हाँ, और ऊपर से पेट्रोल भी महंगा हो जाए। बिल्कुल। इन सब के ऊपर सबसे बड़ा झटका यह है कि इस लंबे रास्ते पर जो अकेला पेट्रोल पंप है, उसने ईंधन की कीमतें रातों रात दोगुनी कर दी हों। सारा अतिरिक्त खर्च उसी इंसान की जेब से जा रहा है जो गाड़ी चला रहा है। पर मेरा सवाल यह है कि दुनिया भर की एयरलाइंस पश्चिमी एशिया के तनाव से जूझ रही हैं, लेकिन भारतीय एयरलाइंस के लिए यह संकट इतना गहरा क्यों हो गया है? देखिए, आपने जो उदाहरण दिया वो मौजूदा हालात को बिल्कुल सटीक तरीके से परिभाषित करता है। अगर हम इस पुल टूटने वाले हिस्से को देखें तो पश्चिम एशिया के हवाई क्षेत्र को सुरक्षा कारणों से टालने की वजह से उड़ानों के रास्ते बहुत लंबे हो गए हैं। क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट जोन है। हाँ, उत्तरी अमेरिका जाने वाली उड़ानों में अब 5 से 6 घंटे का अतिरिक्त समय लग रहा है। बीच रास्ते में एयर इंडिया को वियना और कोपेनहेगन जैसी जगहों पर सिर्फ ईंधन भरने के लिए रुकना पड़ रहा है, जो कि बहुत महंगा पड़ता होगा। बहुत महंगा। ये अपने आप में एक बहुत महंगा लॉजिस्टिक ऑपरेशन है। लेकिन भारतीय कंपनियों के लिए असली समस्या वो बैरिकेड लगा हुआ वैकल्पिक रास्ता है जो दोहरी मार कर रहा है। तो इस दोहरी मार के गणित को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। पहला कारण तो स्पष्ट है कि रास्ता लंबा हो गया। दूसरी सबसे बड़ी बाधा क्या है?
दूसरी सबसे बड़ी बाधा है पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र। अच्छा। आपको याद होगा अप्रैल 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस के लिए अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है। हाँ, बिल्कुल याद है। अब इस स्थिति की तुलना लुफ्तांसा या एयर फ्रांस जैसी यूरोपियन एयरलाइन से करें। उनके पास अभी भी मध्य पूर्व के कुछ सुरक्षित गलियारों या अन्य वैकल्पिक रास्तों का विकल्प है। लेकिन हमारे पास वो विकल्प नहीं है। नहीं है। भारतीय कंपनियों को एक तरफ पाकिस्तान के ऊपर से जाने की मनाही है और दूसरी तरफ पश्चिम एशिया का रास्ता युद्ध के कारण खतरनाक हो चुका है। मतलब चारों तरफ से रास्ता बंद है। और इसके ठीक ऊपर से एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ हवाई जहाज के ईंधन के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 130% तक बढ़ चुके हैं। 130% की वृद्धि? जी। विमानन जैसे क्षेत्र में जहां मार्जिन पहले ही बहुत कम होता है, वहां इतना बड़ा उछाल किसी भी कंपनी की कमर तोड़ने के लिए काफी है। देखिए, विमानन क्षेत्र की पूरी अर्थनीति ही ईंधन पर टिकी होती है। कुल संचालन खर्च का लगभग 40% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ईंधन का होता है, जो कि अब दुगने से भी ज्यादा महंगा हो गया है। बिल्कुल। यही वजह है कि एयर इंडिया को वित्तीय वर्ष 2025-26 में 26,700 करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा है। 26,700 करोड़, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं है। इंडिगो, स्पाइस जेट और अकासा जैसी अन्य भारतीय एयरलाइंस ने भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें सीमित की हैं। यहाँ तक कि खाड़ी देशों की एयरलाइंस का यात्री ट्रैफिक भी 61% तक गिर गया है। पूरी दुनिया में नागरिक उड्डयन उद्योग एक बेहद महंगे और अनिश्चित दौर से गुजर रहा है। लेकिन आसमान का ये संकट सिर्फ एयरलाइंस की बैलेंस शीट तक सीमित नहीं रहता ना। जब हवाई जहाज का ईंधन इतना महंगा हो सकता है, तो जमीन पर चलने वाले वाहनों का क्या? वही सबसे बड़ा मुद्दा है। ये सीधा हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी वृहद अर्थव्यवस्था से जुड़ता है। हमारे स्रोतों में जो आंकड़े दिए गए हैं, वे सच में खतरे की घंटी बजा रहे हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल, जो एक समय $65 प्रति बैरल के आसपास था, वो उछलकर $110 प्रति बैरल के पार जा चुका है। और ये आंकड़ा भारत के लिए इसलिए डरावना है क्योंकि भारत अपनी कुल तेल जरूरत का 85 से 90% हिस्सा आयात करता है। मतलब हम पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। हाँ, अगर हम देश के कुल आयात बिल को देखें तो उसका लगभग 17% हिस्सा सिर्फ कच्चा तेल खरीदने में चला जाता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल $110 प्रति बैरल पर पहुंचता है, तो हमारा आयात बिल सीधा आसमान छूने लगता है। और इसका असर हमारी मुद्रा पर भी पड़ता है। बिल्कुल। इसका दबाव हमारी मुद्रा पर साफ दिखाई दे रहा है। रुपया ऐतिहासिक रूप से गिरकर 96 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंच गया है, जो महज 1 साल पहले 85 रुपए के स्तर पर था। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल उठता है। जी। ये जो भारी भरकम तकनीकी शब्द है ना, जैसे रुपया डॉलर के मुकाबले 96 तक गिर गया, या फिर करंट अकाउंट डिफिसिट जो दिसंबर 2025 के 1.4% से बढ़कर इस वित्तीय वर्ष में 2.5% होने का अनुमान है, CAD। हाँ। तो ये सब सुनने में किसी अर्थशास्त्र की किताब जैसा लगता है। एक आम नौकरी पेशा इंसान जो हर महीने एक तय वेतन पाता है, उसे इस करंट अकाउंट डेफिसिट के बढ़ने की परवाह क्यों करनी चाहिए? मतलब एक आम घर के बजट में ये किस दरवाजे से घुसता है? बहुत अच्छा सवाल है। इस पूरी प्रक्रिया को ना एक सीधी श्रृंखला के रूप में समझना होगा। बताइए। करंट अकाउंट डेफिसिट का सीधा सा मतलब है कि देश दुनिया को सामान बेचकर जो कमा रहा है, उससे कहीं ज्यादा विदेशी सामान खरीदने में खर्च कर रहा है। यानी आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। बिल्कुल वही बात। जब देश का आयात बिल बढ़ता है और विदेशी संस्थागत निवेशक, जिन्हें हम FII कहते हैं, वो घबराकर भारतीय शेयर बाजार से अपना पैसा निकालते हैं, तो वे अपने रुपए बेचकर डॉलर खरीदते हैं। बाजार में अचानक रुपए की भरमार हो जाती है और डॉलर की कमी, जिससे रुपए की कीमत गिर जाती है। अब समझिए कि ये आम आदमी तक कैसे पहुंचता है। हाँ, यही समझना। कल तक भारतीय तेल कंपनियों को 1 बैरल तेल के लिए रिजर्व बैंक से डॉलर लेने पड़ते थे। कमजोर रुपए के कारण अब उसी 1 बैरल के लिए कंपनियों को ज्यादा रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। तो वो घाटा खुद तो सहेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं। तेल कंपनियां ये घाटा अपनी जेब से नहीं सहेंगी, वे डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाएंगी। जब डीजल महंगा होगा तो खेत से सब्जियां लेकर शहर आ रहे ट्रक का भाड़ा बढ़ जाएगा। ओहो, तो ऐसे ही ट्रांसपोर्ट महंगा होता है। हाँ, और जब वो ट्रक स्थानीय मंडी में पहुंचेगा तो उस सब्जी की कीमत दोगुनी हो चुकी होगी। रिजर्व बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेचकर रुपये की इस गिरावट को थामने की कोशिश जरूर कर रहा है,
लेकिन इसके चलते हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 29 बिलियन डॉलर गिरकर 552.4 बिलियन डॉलर पर आ गया है। यानी ये पूरा चक्र महज विदेशी मुद्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि अंततः ये स्थानीय बाजार में भयंकर महंगाई का रूप ले लेता है। सीधा महंगाई। तो जब रिजर्व बैंक का खजाना इस तरह खाली हो रहा हो और आयात का बिल खतरे का निशान पार कर जाए, तब सरकार के पास नीतियां बनाने के अलावा एक ही सीधा रास्ता बचता है, जनता से सीधे तौर पर मदद मांगना और खर्च में कटौती की अपील करना। बिल्कुल। और यहीं से 10 मई को सिकंदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए 7 सुझावों की पृष्ठभूमि तैयार होती है। उन 7 सुझावों का अगर विश्लेषण किया जाए तो वे पूरी तरह से भारत के आयात बिल के सबसे कमजोर हिस्सों को लक्षित करते हैं। कौन कौन से थे वो सुझाव? प्रधानमंत्री ने जो सुझाव दिए वे इस प्रकार थे। पहला, कंपनियों और कर्मचारियों द्वारा वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता देना, ताकि लोग ट्रैवल कम करें। जी। दूसरा, निजी वाहनों की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट या इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करना। तीसरा, घरों में कुकिंग ऑयल यानी खाद्य तेल का उपयोग करना, खाने का तेल कम इस्तेमाल करना। हाँ। चौथा, नागरिकों द्वारा कम से कम 1 साल तक सोना न खरीदना। अच्छा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। बिल्कुल। पांचवा, विदेशी ब्रांड्स की जगह स्वदेशी उत्पाद खरीदना। छठा, गैर जरूरी विदेश यात्राओं पर रोक लगाना। और सातवां था, किसानों द्वारा रासायनिक खादों की जगह प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग करना। इन 7 बिंदुओं का लक्ष्य एक ही है, उन चीजों की मांग कम करना जिन्हें भारत सबसे ज्यादा आयात करता है, जैसे तेल, सोना और उर्वरक। लेकिन देखिए, जब भी देश में ऐसे बड़े और सीधे कदम उठाने की बात आती है तो राजनीतिक स्तर पर सवाल उठना लाजमी है। वो तो है। हमारे स्रोतों के अनुसार विपक्ष ने इन सुझावों की टाइमिंग को लेकर गहरी आपत्तियां दर्ज की हैं। टाइमिंग को लेकर? हाँ, ये सवाल पूछा जा रहा है कि तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और असम में हुए हालिया चुनावों और बड़े बड़े रोड शो के दौरान इस गहरे आर्थिक संकट का कोई जिक्र क्यों नहीं किया गया, और चुनाव खत्म होते ही अचानक आम जनता के लिए खर्च कटौती की अपील क्यों आ गई? देखिए, राजनीतिक हलकों में टाइमिंग पर बहस होना एक सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क होते हैं। बिल्कुल, और हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। हाँ, हम सिर्फ तथ्यों पर बात कर रहे हैं। हालांकि अगर हम राजनीति से इतर सिर्फ विशुद्ध अर्थशास्त्र के चश्मे से इसका मूल्यांकन करें तो इन 7 सुझावों के पीछे की बेबसी साफ नजर आती है। ये एक कंज्यूमर लेड ऑस्टेरिटी यानी उपभोक्ता संचालित खर्च कटौती का मॉडल है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जब मैक्रो इकोनॉमिक नीतियां असर करने में समय लेती हैं तो सरकारें उम्मीद करती हैं कि अगर करोड़ों लोग थोड़ा थोड़ा ईंधन और सोना खरीदना कम कर दें तो विदेशी मुद्रा भंडार को कुछ महीनों की राहत मिल सकती है। लेकिन सिर्फ मन से की गई अपीलों से क्या किसी देश का आयात रुक सकता है? मुश्किल है। शायद नहीं। इसीलिए सरकार ने सिर्फ सुझावों पर निर्भर रहने के बजाय कुछ बेहद कड़े वित्तीय कदम भी उठाए हैं। अगर लोग खुद मांग कम नहीं करेंगे तो सरकार टैक्स बढ़ाकर चीजों को इतना महंगा कर देगी कि मांग अपने आप गिर जाए। बिल्कुल, जिसे हम डिमांड डिस्ट्रक्शन कहते हैं। हाँ, सोने और चांदी पर आयात कर को 9.2% से सीधे दुगना करके 18.4% कर दिया गया है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर और सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो महंगे कर दिए गए। असल में ये मांग को कृत्रिम रूप से दबाने की ही रणनीति है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से सरकारी तेल विपणन कंपनियों को महीने का 4,400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बढ़ोतरी के बावजूद वैश्विक स्तर पर कच्चा तेल इतना महंगा है कि ये कंपनियां अभी भी रोजाना लगभग 1,000 करोड़ रुपए के नुकसान का सामना कर रही हैं। रोजाना 1,000 करोड़ का नुकसान? अंडर रिकवरीज? ये इस बात का संकेत है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार शांत नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतों में और भी आग लग सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। वो क्या? अर्थशास्त्र के नियम कहते हैं कि टैक्स बढ़ने से मांग गिरनी चाहिए, लेकिन जब बात भारतीयों और सोने की होती है तो सारे आर्थिक नियम धरे के धरे रह जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये एक बेहद दिलचस्प आंकड़ा है जो स्रोतों में है। पिछले 1 साल में सोने की कीमत में 45 से 60% तक का भारी उछाल आया है। हाँ? किसी भी सामान्य बाजार में इतनी कीमत बढ़ने पर खरीदारी आधी रह जानी चाहिए थी, लेकिन सोने के आयात की मात्रा सिर्फ 5% गिरी है। सिर्फ 5%? हाँ, जबकि इसके आयात का कुल मूल्य 24% बढ़ गया है। सोने के प्रति ये जो सांस्कृतिक लगाव है ना, वो वित्तीय तर्कों पर हमेशा भारी पड़ता है। सोने को हमारे यहाँ महज एक धातु नहीं बल्कि संकट के समय का सबसे बड़ा सहारा और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल। आयात शुल्क दोगुना करने का प्रभाव हाशिए पर बैठे कुछ खरीदारों पर जरूर पड़ेगा,
लेकिन जो मुख्य मांग है वो आसानी से खत्म नहीं होने वाली। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आयात शुल्क दोगुना करने से वो गलती नहीं दोहराई जाएगी जो 2013 के आर्थिक संकट के दौरान हुई थी? हाँ, 2013 वाला संकट। जब टैक्स बेतहाशा बढ़ाया गया था तो सोने की मांग कम होने के बजाय उसकी अवैध तस्करी बढ़ गई थी। इलीगल ट्रेड। और उसका नुकसान सीधे सरकार को होता है। बिल्कुल, फंड सरकार को टैक्स का नुकसान अलग हुआ और विदेशी मुद्रा हवाला के जरिए बाहर जाती रही। हाँ और दूसरी तरफ अगर हम रोजमर्रा के दैनिक बजट की बात करें, जी, सरकार ने वर्क फ्रॉम होम का सुझाव तो दे दिया, लेकिन हकीकत यह है कि ये फैसला तो कंपनियों के हाथ में है ना। अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाजत नहीं देती है तो उस इंसान को तो हर हाल में दफ्तर जाना ही होगा। सही बात है। ऐसे में महंगे पेट्रोल और डीजल का पूरा बोझ तो सीधे उसी के दैनिक बजट पर पड़ेगा। नीतियों और जमीनी हकीकत के बीच ये कितनी बड़ी खाई है। ये नीतिकारों के सामने सबसे बड़ी दुविधा है। ये सच है कि महंगा ईंधन सीधे तौर पे इन्फ्लेशनरी होता है, यानी महंगाई बढ़ाने वाला। अगर लोगों को दफ्तर जाना ही है तो सार्वजनिक परिवहन भी तो महंगा हो चुका है, क्योंकि सीएनजी के दाम भी 2 रुपये प्रति किलो पड़ चुके हैं। बिल्कुल। इसका सीधा प्रहार मध्यम वर्ग की स्पेंडिंग पावर पर पड़ता है। जब इंसान अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ पेट्रोल और राशन पर खर्च कर देगा तो वो बाजार से अन्य उत्पाद नहीं खरीदेगा, जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं। इससे लंबी अवधि में मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिक विकास को भारी धक्का लगता है। और सिर्फ यही नहीं, किसानों वाले सुझाव को ही ले, प्राकृतिक खेती का विचार पर्यावरण के लिए बेहतरीन है लॉन्ग टर्म में। हाँ, लेकिन अल नीनो के कारण जब मॉनसून कमजोर रहने की आशंका हो तब अचानक रासायनिक खादों को छोड़ने से अल्पावधि में कृषि उत्पादन तेजी से गिर सकता है, जिससे खाने पीने की चीजें और महंगी हो जाएंगी। बिल्कुल, जो खाद्य महंगाई को और भड़का देगा। ऐसे में सिर्फ मांग कम करने की नीतियों से लंबे समय तक अर्थव्यवस्था को नहीं चलाया जा सकता। तो अगर घरेलू स्तर पर टैक्स बढ़ाने, दैनिक बजट को निचोड़ने या आदतें बदलने की एक सीमा है और उससे महंगाई ही बढ़ रही है तो समाधान कहाँ है? क्या घरेलू नीतियों से परे देखने का समय आ गया है? आप कूटनीति की तरफ इशारा कर रहे हैं? जी, समाधान शायद हमारी सीमाओं पर है। हमने इस चर्चा की शुरुआत में एयर इंडिया के संकट और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र पर लगे पूर्ण प्रतिबंध की बात की थी। अगर विदेश नीति या कूटनीति के जरिए वो बैन किया हुआ शॉर्टकट खुल जाए तो विमानन क्षेत्र को बड़ा सहारा मिल सकता है और विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। और ठीक इसी मोड़ पर इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे अप्रत्याशित भू राजनीतिक पहलू सामने आता है। बिल्कुल, ये संदर्भ सीधे तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के उस हालिया बयान से जुड़ता है जिसने हर तरफ हलचल मचा दी है। क्या था वो बयान? आरएसएस के दूसरे सबसे प्रमुख नेता दत्तात्रेय होसबोले ने पीटीआई को दिए एक विस्तृत इंटरव्यू में यह सुझाव दिया है कि भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखने के प्रयास करने चाहिए। ये तो काफी बड़ा बयान है। हाँ, यह बयान कोई सामान्य कूटनीतिक टिप्पणी नहीं है, खासकर तब जब 2025 के पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी मनाई जा रही हो। आपको याद होगा, पहलगाम हमले में 16 लोगों ने जान गई थी। बिल्कुल याद है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। वो कैसे? जब सरकार खुद बार बार ये स्पष्ट कर चुकी है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते हैं, तो सत्ताधारी दल के ही सबसे बड़े वैचारिक स्रोत से ऐसा बयान क्यों आ रहा है? हमारे स्रोतों के मुताबिक कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी यही सीधा सवाल पूछा है। क्या पूछा है उन्होंने? कि पहलगाम हमले के बाद अचानक ऐसा क्या बदल गया कि बातचीत का दरवाजा खोलने की वकालत की जा रही है? क्या यह सरकार की नीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत है या महज एक वैचारिक दृष्टिकोण? देखिए, इस बयान के पीछे की गहराई और ऐतिहासिक जड़ों को समझना बहुत जरूरी है। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस उस सोच को डिकोड कर रहे हैं। बिल्कुल, तथ्यों के आधार पर। आरएसएस के पदाधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि ये बयान किसी तात्कालिक सरकारी नीति या कूटनीतिक शिफ्ट का संकेत नहीं है, बल्कि ये संगठन के उस दीर्घकालिक विश्वास को दर्शाता है जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट यानी लोगों के बीच आपसी संपर्क और सिविल सोसाइटी की भूमिका पर जोर देता है। अच्छा, इस दृष्टिकोण को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में 1964 तक पीछे जाना होगा। 1964 में ऐसा क्या हुआ था जो आज के इस बयान से जुड़ता है? 1964 में जनसंघ, जो आज की भाजपा का पूर्ववर्ती रूप था, उसके बड़े नेता दीनदयाल उपाध्याय और प्रमुख समाजवादी विचारक राम मनोहर लोहिया ने एक बेहद महत्वपूर्ण संयुक्त बयान जारी किया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन कृत्रिम आधारों पर हुआ है।
उनका ये विचार आरएसएस की अखंड भारत की संकल्पना के बिल्कुल केंद्र में है। अच्छा, तो ये उस सोच से जुड़ा है। हाँ, 1964 के उस बयान में इस बात पर निराशा जताई गई थी कि दोनों देशों की सरकारें हमेशा टूटी बातचीत और टूटे विचार के पैटर्न में फंसी रहती हैं। उन्होंने एक ऐसे व्यापक ढांचे की जरूरत बताई थी जो सरकारों के परे जाकर लोगों को जोड़े। तो होसबोले जी का बयान उसी कड़ी में है। बिल्कुल, होसबोले का ताज़ा बयान उसी वैचारिक निरंतरता का एक हिस्सा है। इस विचार के पीछे का तर्क ये है कि भले ही पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व पर बिल्कुल भरोसा ना किया जा सके, लेकिन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से वहाँ के लोग उसी एक अखंड सभ्यता का हिस्सा हैं। और इस वैचारिक बयान की गूंज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि सीमाओं के पार भी सुनाई दी है। हाँ, पाकिस्तान ने भी प्रतिक्रिया दी है। बिल्कुल, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर इसका स्वागत करते हुए इसे सकारात्मक विकास करार दिया है। वहीं घरेलू स्तर पर भी देखें तो जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे प्रमुख नेताओं ने इस बयान का समर्थन किया है। अच्छा। यहाँ तक कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने भी इसे कूटनीति के नजरिए से एक सकारात्मक कदम माना है। तो ये काफी व्यापक सहमति दिख रही है। हाँ, भले ही ये तुरंत सरकारी नीति में कोई बदलाव न लाए, लेकिन ये एक बात स्पष्ट करता है, जब भू राजनीतिक घटनाओं का आर्थिक नुकसान इतना विशाल होने लगे, अर्थव्यवस्था दम तोड़ने लगे, तो कूटनीति के बंद दरवाजों के बीच से नए रास्ते तलाशने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। सही कहा आपने। यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम निष्कर्ष भी है। जब एयर इंडिया जैसी विमानन कंपनियों के घाटे हजारों करोड़ में पहुंच जाएं, देश का आयात बिल विदेशी मुद्रा भंडार को सुखाने लगे और सरकार को अपीलें करनी पड़े। हाँ, और सरकार को आम लोगों से सोने की खरीदारी रोकने और विदेश यात्रा न करने की अपील करनी पड़े, तब कूटनीतिक लचीलापन महज एक विकल्प नहीं बल्कि आर्थिक जरूरत बन जाता है। बिल्कुल। घरेलू स्तर पर उपभोक्ता मांग को कम करके ऊर्जा संकट से निपटने की एक सीमा है। असली समाधान दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों और स्थिर भू राजनीतिक संबंधों में ही छिपा है। तो आज के इस लंबे सफर में हमने देखा कि कैसे पश्चिम एशिया में छिड़ा एक युद्ध एयर इंडिया के हवाई जहाजों को लंबा रास्ता लेने पर मजबूर करता है। कैसे वो लंबा रास्ता ईंधन का भौनी खर्च बढ़ाता है, कैसे वो महंगा तेल भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ाता है, और अंततः कैसे वो वृहद आर्थिक घाटा एक आम नागरिक की रसोई के तेल, उसकी गाड़ी के पेट्रोल और उसके घर की शादियों के बजट पर आ गिरता है। बिल्कुल सही समराइज किया आपने। इस पूरी श्रृंखला को समझने के बाद ना इस गहन विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अलग और नया बिंदु विचार करने के लिए सामने आता है सुनने वालों के लिए। वो क्या है? अब तक हम यही मानते आए हैं कि किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा उसकी सीमाओं पर सेनाओं के जरिए तय होती है, लेकिन आज हमने देखा कि सरकारें ऊर्जा संकट और विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए सीधे उपभोक्ता की आदतों पर निर्भर हो गई हैं। सच में। अगर आम नागरिक क्या खरीद रहा है, वो दफ्तर कैसे जा रहा है और वो छुट्टियों में कहाँ जा रहा है, ये सब राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था का मुख्य अस्त्र बन चुका है। तो क्या भविष्य में हमें डिजिटल राशनिंग देखने को मिल सकती है? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। क्या आने वाले समय में किसी वैश्विक युद्ध की स्थिति में सरकारें हमारी क्रेडिट कार्ड लिमिट या ई-कॉमर्स की शॉपिंग कार्ट को विदेश नीति के एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगी? क्या भविष्य के युद्ध सरहदों से ज्यादा हमारे दैनिक उपभोग और हमारे डिजिटल वॉलेट्स के जरिए लड़े जाएंगे? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।